हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को पता है कि बीपीएससी का जो एस्टेट का एग्जाम है, तो वहां से बेसिकली आप लोग का एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है। जो होम साइंस का एग्जाम होने वाला है वो 19 को होने वाला है, यानी 19 जून 2021 2024 को होने वाला है, ना कि 21 को। तो हम लोग आज से मैराथन क्लासेस शुरू करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अलग अलग सेक्शन से होगा जो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए अभी मैनेजमेंट वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ ही आपको 80 क्वेश्चन के साथ 20 क्वेश्चन यहाँ पे जीएस के भी होंगे, जो कि बिहार स्पेशल के लिए इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम तक हम टोटल 10 पूरा प्रैक्टिस सेट फ्री में कराएंगे। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। वैसे आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, 40 जीएस का और आपका 80 क्वेश्चन होता है होम साइंस का। बट कोशिश करेंगे 40 जीएस भी ऐड करने का, लेकिन अगर नहीं होता है तो 20 क्वेश्चन जीएस और 80 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज के क्लासेस को। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए आज के सेशन को, और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करने के लिए बहुत जरूरी है, एक बार रिकैप हो जाएगा सारी चीजों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, जहां पे आप देख पाएंगे कि ये ऑप्शन भी आपके बीपीएससी टाइप से ही बनाया गया है, ताकि सभी के लिए आराम से यहाँ पर आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो धन, समय एवं शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। कब आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपको देना है। सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, प्रियंका चौधरी जी, प्रीति रावत, खुशी शर्मा, सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताना है। आप लोग जल्दी से अपना सेंटर वेंटर देख लीजिए, किसका कहाँ सेंटर है ना। सुविधा के अनुसार आप वहां पे जाइए और आराम से एस्टेट का एग्जाम देख के आइए, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। ठीक है, चलो। धन, समय और शक्ति तीनों की अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम परिवार पढ़ते हैं, जो कि होम मैनेजमेंट में आपके एस्टेट का सिलेबस है, तो वहां पर आता है जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में। तो बच्चे, आपको पता है कि प्रथम अवस्था में एक वैवाहिक अवस्था को यहाँ पे रखा जाता है, जहां पे एक पुरुष एक महिला से शादी करते हैं। ठीक है, वो आता है आपके प्रथम अवस्था में, जिसे आप कह सकते हो एक जोड़े का बनना यहाँ पर आता है। जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था जो होती है, ये विस्तारित अवस्था में आ जाता है, विस्तारित अवस्था में आता है। यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, और उसके बाद उसके लालन पालन पोषण, इन सब की चीजें यहाँ पे प्रोग्रेसिव वे में होने लगती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर तीसरी अवस्था हो जाती है। इस तरीके से लास्ट अवस्था एक आपसे पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में क्या होती है कि घोंसला, खाली घोंसला का समय काल हो जाता है, वो आपका लास्ट स्टेज होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अवस्था में, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अवस्था में नहीं होगा, सेकेंड अवस्था में होगा। प्रियंका जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, क्योंकि प्रथम अवस्था में पूछा गया है कि तीनों की अधिक आवश्यकता कब होती है। अधिक आवश्यकता की बात पूछी गई है, तो वो विस्तारित अवस्था में होती है। जब एक, ये देखो, प्रथम अवस्था का मतलब क्या हो गया? जब वो शादी हो रही है, एक लड़का एक लड़की से शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, तो पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था में जब उसके बच्चे का जन्म होता है, उस समय में धन और समय, इन चीजों का ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद विस्तारित अवस्था आ जाती है, जब बच्चे पढ़ने लिखने जाने लगते हैं और सारी चीजें होती हैं। तो ये इसके स्टेजेस में शामिल होता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है क्या? पहली अवस्था याद रखना है, और लास्ट अवस्था याद रखना है, और विस्तारीकरण अवस्था याद रखना है। विस्तार मतलब जहां पे परिवार फैल रहा हो या विस्तारीकरण हो रहा हो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आंसर्स भी देख लेंगे ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। बी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? स्थैतिक कार्य को कम करके, दूसरा है गतिज कार्य को कम करके। थकान कब कम करने की सबसे उपयुक्त विधि पूछी जा रही है। तीसरा है श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरण के प्रयोग से, बारी बारी से स्थैतिक एवं गतिक कार्य के द्वारा, और लास्ट है उपयुक्त सभी। आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, नेक्स्ट का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अब यहां पर देखो, दो तीन चीजें ध्यान में रखना है आपको।
यहाँ पर फर्स्टली तो याद रखना है कि घरेलू कार्य की बात की जा रही है, और ऐसा कौन सा घरेलू कार्य आप करते हैं जिसमें, या किस तरीके से आप कर सकते हैं जिसमें थकान कम होती है। तो आप कहेंगे स्थैतिक कार्य को कम करके तो नहीं होगा। हम देखो कोई भी कार्य को काम चोरी तो नहीं कर सकते ना, अगर सिंपल वे में बोले तो किसी भी कार्य को कम करके ऐसा थोड़ी होगा कि आप काम ही मत करो। कहा गया रोटी बनाओ तो आप कहोगे मैं 2 ही रोटी बनाऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गतिज कार्य को कम करके, गतिज कार्य होता है मतलब कि कोई ऐसा कार्य जो कि गतिज अवस्था में की जाती है, जैसे चलते फिरते झाड़ू लगाना एंड सारी चीजें। तो इस कार्य को भी हम कम नहीं करेंगे क्योंकि हम कार्य को कम नहीं कर रहे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम कौन सा ऐसा कार्य को करें या कौन सी ऐसी चीज को करें जिससे हमारी जो ऊर्जा है, या कह सकते हो कि जिससे हमें थकान कम महसूस हो। श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करके, ये आप कह सकते हो कि आप ऐसे बहुत सारे उपकरण प्रयोग कर सकते हो। जैसे पहले क्या था कि पहले लोग नहाते थे, कपड़े धोते थे, सारी चीजें। अब क्या है कि खाना बनाते बनाते वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिया, साथ में धुल रहा है। तो हमने क्या किया, श्रम और समय को बचाने के लिए उपकरण का प्रयोग कर लिया। ये बेहतर ऑप्शन होगा एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन। बारी बारी से स्थैतिक एवं गतिज कार्य द्वारा ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चे, डी नहीं होगा, नूतन भारती जी डी नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे। श्रम एवं समय को बचाने वाले जो भी उपकरण होते हैं उनका हम प्रयोग करके थकान को कम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन से कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। कार्य सरलीकरण की बात पूछी जा रही है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है। बजट चार्ट हो गया, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट, इनमें से कोई नहीं। आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, कौन सा कार्य सरलीकरण के अंतर्गत नहीं आता? आपने कार्य सरलीकरण में कभी भी बजट चार्ट के बारे में नहीं पढ़ा होगा। अदरवाइज बाकी सारे प्रक्रिया चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, परिचालन चार्ट हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये तीनों यहाँ पर शामिल हो जाएगा। तो पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे बजट चार्ट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, समय प्रबंधन का एक यंत्र है। कैसा यंत्र है? कार्य इकाई का, कार्य वक्र का, समय मानक का, समय योजना का, या उपयुक्त सभी। आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। चलिए आंसर कर देंगे सभी लोग। समय प्रबंधन का एक यंत्र है। समय प्रबंधन हम कैसे करते हैं? कौन सा यंत्र है? कार्य इकाई है, या फिर कार्य वक्र है, समय मानक है, या फिर समय योजना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक यंत्र के रूप में हम कार्य वक्र को करते हैं। वक्र, कार्य वक्र को किसके? समय प्रबंधन का एक यंत्र मानते हैं कि हम कितने घंटे में कितना कार्य करते हैं और फिर से वो रिसाइकल हो ही जाता है एक बार। ठीक है, तो कार्य वक्र की बात हम करते हैं किसके अंतर्गत? समय प्रबंधन के यंत्र के अंतर्गत इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट की बात करेंगे, कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है? कार्य करने की आदत को बदलना, श्रम बचत साधनों का प्रयोग करना, कार्य मूलक स्थान का संगठन करना, कार्य संक्रियात्मकता में निपुणता विकसित करना, या उपयुक्त सभी। आंसर करेंगे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों ने काफी डिटेल में इसको पढ़ा होगा, हमारे साथ ही पढ़ा होगा। अब समय बहुत डिटेल में पढ़ने का नहीं है, अब समय है सिर्फ व सिर्फ मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। ठीक है, आंसर करते रहेंगे। 4 का आंसर आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 4 का हो चुका है बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है, कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कार्य करने की आदतों में परिवर्तन। तभी हम कहते हैं ना, कार्य करने की आदत में जब हम परिवर्तन कर लेते हैं, हैबिट्स आ जाता है, तो आप इजिली कार्य को कर पाते हैं। इज ट्रू। श्रम बचत साधनों का प्रयोग करेंगे। जो भी हमारे श्रम को बचाने वाले संसाधन है, चाहे वो आपका मिक्सर ग्राइंडर हो, या फिर आपका वॉशिंग मशीन हो, या फिर आपका रोटी बनाने वाली मशीन हो, ठीक है, इन सब का आप प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। कार्य मूलक स्थान का संगठन, यानी कार्य मूलक स्थान का संगठन का मतलब है कि जो भी कार्य के संगठन से, जो मतलब आप ऐसा है कि इस कोने पे अगर वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर अगर मान लो गैस चूल्हा है, तो गैस चूल्हा के इतना दूर में आपका उस कोने पे फ्रिज नहीं होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो कि कोई बेसिन मशीन यहाँ पे, बेसिन मशीन नहीं, बेसिन से यहाँ पे है, तो आपका बर्तन रखने वाला दूसरे कोने पे नहीं होना चाहिए। तो आपने कार्य ऐसा कि धो लो और तुरंत वहां पे हैंग कर दो,
कुछ ऐसा। तो इसी को हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सही तरीके से संगठन करना, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका भी संगठन का ध्यान रखते हैं। कार्य संक्रियात्मकता में निपुणता विकसित करना, कि आप कार्य को करते हो तो आप ऐसा कौन सा संगठन, ऐसा कौन सी एक्टिविटी करोगे जिससे आप कार्य को निपुणता पूर्वक कर सको। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य क्या है। अच्छा, ये डबल हो गया है लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग नहीं किए जा सकते कहलाते हैं। कौन से संसाधन कहलाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, चले नेक्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित तो है लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं किए गए हैं, ऐसा मतलब हम लोग प्रयोग उसका नहीं करे हैं अभी तक, उसको हम किस संसाधन के रूप में व्याख्यात करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर बताना है आपको। हाँ बिल्कुल, फिर तो यही होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या हम इसको रिजर्व बोलेंगे, रिजर्व्स बोलेंगे, भंडार बोलेंगे, मंडार नहीं है भंडार है, विकसित संसाधन बोलेंगे, संभावित संसाधन बोलेंगे, या फिर उपयुक्त सभी बोलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सही आंसर बताना है। एक चीज ध्यान रखना, इस संसाधन तो है, मान लो बोल दिया गया कि एक आपके बिहार में नालंदा में किसी चीज का भंडार पाया गया, सपोज ऐसा बोला गया कि संसाधन जो कि वातावरण में उपस्थित है, किसी भी क्षेत्र में उपस्थित है, कि नालंदा में इस मटेरियल का भंडार पाया गया किंतु अभी उसका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन आपने अभी तक उसका कोई प्रयोग नहीं किया, सिर्फ आपको सूचना मिली है कि भंडार पाया गया। रिजर्व तो हम तब करेंगे जब हम उसको सूचित कर लेंगे और उसका खनन करके हम इकट्ठा करेंगे, तब ये नहीं होगा। भंडारण क्या होता है, भंडारण का मतलब हो गया कि उसको इकट्ठा कर लेना, स्टोर कर लेना, ये भी नहीं होगा। विकसित संसाधन क्या होता है कि हमने उस संसाधन में कोई भी तरीके का मॉडिफिकेशन कर दिया, उसको विकसित कर दिया, ये भी नहीं होगा। एक संभावित संसाधन है क्योंकि हमें ये अंदाजा लगा है, हमें ये पता चला है, जब हम उसका खनन करेंगे तब हम उसको स्टोर करेंगे, तब हम उसके बारे में आगे सोचेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक संभावित संसाधन के रूप में इसको हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8, योग्यता और कौशल यह किस प्रकार के साधन के अंतर्गत आते हैं। आंसर करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8 और 8 का राइट आंसर बताना है जी। समुदाय संसाधन कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा, नैसर्गिक कहलाएगा, परिवार या उपयुक्त सभी। योग्यता, योग्यता किसके अंतर्गत होता है, योग्यता और कौशल आपके अंतर्गत, आपके अंदर होगा, यानी एक ह्यूमन के अंदर होगा, एक इंसान के अंदर होगा, उसकी योग्यता अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, थर्ड पर्सन की अलग हो सकती है, सबके कौशल अलग अलग हो सकते हैं। क्या पता आप किसी चीज में बहुत अच्छा कर पाते हो जिसमें मैं ना कर पाऊं, है ना, तो सबके अधिक अलग अलग होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम व्यक्तिगत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल रूप से ये सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत साधन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल है, केवल एक को छोड़कर। किसको छोड़कर, बाकी सभी संसाधन इसमें शामिल हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, है ना, क्योंकि आज डेट आपका शुरू हुआ है, आज ही आपका एडमिट कार्ड आया है एस्टेट का, और आज ही आपको मैराथन मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तत्परता हमारी संस्थान की तरफ से आपको मिल रही है। डिफरेंट स्किल्स, हाँ बिल्कुल डिफरेंट स्किल्स होगा, डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट स्किल होगा, इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं, केवल एक को छोड़कर। किसमें, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता शामिल है या नहीं है। दूसरा है आपका गतिशील वातावरण, इसको शामिल किया गया है या नहीं, पूछा जा रहा है कि एक को छोड़ के बाकी सब शामिल है। विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, परिवार के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरा करना, और भी होगा इसमें एक ऑप्शन,
उपयुक्त सभी, लास्ट वाला है उपयुक्त सभी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको एक साथ दिख पाए, है ना। चलिए आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आ रहा है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना बच्चे, अब पूछा गया है कि पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित अवधारणाओं में कौन सा शामिल है? केवल एक को छोड़ के। व्यक्ति की अंतर्निर्भरता होती है परिवार में, एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए दूसरा उसका सपोर्ट करता है, या एक व्यक्ति कमाता है बाकी लोग खाते हैं, ऐसा होता है ना। सब एक दूसरे पे क्या होते हैं? अंतर्निर्भर होते हैं। गतिशील वातावरण, सब लोग अपना एक्टिव होते हैं, सब लोग अपने अपने काम को करते हैं, इज ट्रू, ये दोनों सही होगा। विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, ये देखो विश्व मौद्रिक, विश्व की इकोनॉमिक्स से परिवार को कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आप कह सकते हो कि विश्व आर्थिक मंच बना हुआ है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। परिवार के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरा करना, ये भी शामिल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला शामिल नहीं होता है, बाकी सभी के सभी शामिल होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। मानव संसाधन इनमें से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। 10 का आंसर कर देंगे सभी लोग। मानव संसाधन इनमें से कौन है? सविता सिंह जी गुड आफ्टरनून। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य सुविधाएं, वस्तुगत सामग्री। मानव संसाधन वह संसाधन जो मनुष्य के अंदर निहित होता है, मानव संसाधन कहलाता है। तो सामान्य सुविधाएं हो गया, वस्तुगत सामग्री हो गया, मनुष्य में अंतर्निहित। वित्तीय संपत्ति उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव संसाधन इनमें से कौन सा संसाधन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, सी आंसर आने लगा है सभी का। मनुष्य में अंतर्निहित, बहुत सही। वस्तुगत सामग्री नहीं होगा क्योंकि वस्तुगत मनुष्य के अंतर्निहित होगा तो वस्तु तो नहीं हो सकता है ना, कौशल हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। सामान्य सुविधाएं, ऐसा कुछ सुविधाएं साधन नहीं होता, साधन के द्वारा हम सुविधाएं प्राप्त कर पाते हैं, ये बात कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य में अंतर्निहित जो होगा वो हम मनुष्य मानवीय संसाधन के रूप में कहेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि संसाधन जो था दो तरीके का था, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। संसाधन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक होता है मानवीय संसाधन और दूसरा क्या होता है? अमानवीय संसाधन। अमानवीय संसाधन, मानवीय में वह संसाधन जो मनुष्य के अंदर निहित है, मनुष्य के अंदर है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है, अंदर है। जैसे क्या हो गया? एग्जाम्पल ले लो, ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, कौशल हो गया, बुद्धि हो गया, ठीक है, बुद्धि हो गया, व्यवहार हो गया, व्यवहार हो गया। अब ये पेन तो व्यवहार नहीं करेगा, इंसान करेगा ना। तो जो कुछ भी मनुष्य के अंदर शामिल है वो सभी क्या है? मानवीय संसाधन है। और इनके अलावा, इन सभी के अलावा जो कुछ भी आपको मिलेगा सबके सब क्या हो जाएंगे? अमानवीय संसाधन हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, निखिल और डार्सी और ग्रास और कैंडल के अनुसार, कैंडल साहब ने समय को क्या बोला है? मानवीय बोला है, ठीक है, मानवीय इधर लिख दे रहे ताकि आपको मानवीय में याद रहेगा। कैंडल ने क्या बोला है? ग्रास और कैंडल ने समय को मानवीय बताया है, जबकि अमानवीय बताया है डार्सी साहब ने, निखिल और डार्सी ने समय को अमानवीय बताया है। ये बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है। तो मनुष्य के अंदर अंतर्निहित होता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे बढ़ेंगे, कौन सा समूह अमानवीय साधनों का है? अब यहाँ पर पूरा का पूरा आपको अमानवीय साधनों का समूह बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे, आय, शक्ति और समय। आय, शक्ति और समय बताना है अमानवीय साधनों का समूह। समय, मुद्रा, रुचि और कला। रुचि किसके अंदर होगी? मनुष्य के अंतर्गत निहित होगी। समय, पैसा और क्षमता, ठीक है। उसके बाद क्या है? समय, पैसा और क्षमता। क्षमता किसके अंतर्गत होगी? इंसान के अंतर्गत होगी। बिजली, समय और योग्यता। योग्यता किसके अंतर्गत होगी? इंसान के अंतर्गत होगी। लेकिन आय, शक्ति और समय तीनों क्या है? ये मनुष्य के अंदर निहित नहीं है। वो अलग बात है कि समय को ग्रास और कैंडल ने मानवीय बताया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा अगर कंपेयर करोगे बाकी सभी में से तो आप कहोगे आय क्या है?
एक्सटर्नल चीज की बात करती है, हमारे अंदर आया नहीं होता, बाहर होता है। शक्ति क्या होती है? शक्ति को देखो दोनों रूपों में शामिल किया गया है, इंसान के अंदर भी शक्ति होती है और बाहर भी। लेकिन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, जो अंततम शक्ति का स्रोत है, वो सूर्य को माना गया है। सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा बच्चे? यहाँ पृथ्वी पर कोई पौधे नहीं होंगे, कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे, कोई वनस्पति नहीं होगी। और जब कोई पेड़ पौधा वनस्पति नहीं होगा तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या है? वो सूरज है। तो सूरज को भी एक्सटर्नल, यानी एनर्जी को भी हम एक्सटर्नल मानते हैं, और समय को भी एज कंपेयर टू रुचि, क्षमता और योग्यता से कंपेयर करें तो ये भी क्या होगा? मनुष्य के अंदर निहित नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आएंगे, अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर कर देंगे सभी लोग। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून मोहिनी कुमारी जी, सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं सही सही आंसर करिए फटाफट से सभी लोग। चलिए, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? अब यहां पर देखो, अमानवीय साधन, पहली चीज तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमानवीय साधन फाइंड आउट करना है जो कि सामाजिक सुविधाओं के लिए अंदर हो। एक अमानवीय साधन वो होता है जो कि हम व्यक्तिगत तौर पे यूज करते हैं, जैसे हमारा घर हो गया, खुद का घर हो गया, ठीक है, तो वो क्या है? मानवीय नहीं है, अमानवीय है, लेकिन वो हम खुद के लिए यूज करते हैं। उसमें कोई आए तो आप कह सकते हैं हमारे घर से बाहर जाओ, है ना। लेकिन ऐसा कोई अमानवीय संसाधन जहां पर आप मना नहीं कर सकते, वो पूरी कम्युनिटी जो होती है, पूरा समाज जो होता है उसको यूज करता है, तो वो कौन सा होगा? पार्क में आप सभी लोग जाते हो, ऐसा तो नहीं बोलोगे मेरा पार्क है, नहीं बोल सकते, ठीक है। उपभोक्ता केंद्र हो गया, यहाँ पर सभी जा सकते हो। पुस्तकालय, सभी लोग पढ़ सकते हैं। उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरयुक्त, ऊपर लिखा हुआ सभी के सभी सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है सारी चीजें? साधन क्या है? सीमित है, असीमित है, सदैव अकेले काम में आने वाला है, आसानी से उपलब्ध है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि साधन है, साधन क्या हो सकता है? आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, प्रियंका पंडित जी कह रही है मैम शक्ति भी मानवीय है। शक्ति की जैसे हमने बताया, बच्चे ध्यान से समझ लेना, काफी कंफ्यूज होते हो ना आप लोग। तो यहाँ पर देखना, पहली चीज तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे हम, पहली बात। दूसरा, शक्ति की अगर बात की जाएगी ना, तो ये शक्ति मानवीय भी है, अमानवीय भी है। मानवीय भी है, जैसे समय की बात की जाती, और अमानवीय भी है। कैसे है इसको समझो। शक्ति ह्यूमन के अंदर निहित होती है, इज ट्रू, लेकिन चलो, तो हमने बात की थी क्या कि मानवीय और अमानवीय। अमानवीय में क्या हो जाएगा? शक्ति क्या है? अमानवीय है। क्यों? क्योंकि जब हम अंततम बोलते हैं ना, अंतितम, अंतितम ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसको हम कहते हैं सूर्य है। सूर्य हमारे अंदर तो नहीं है, बाहर है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अंततम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य। और सूर्य क्या है? मानवीय नहीं है, अमानवीय संसाधन है, ठीक है। तो इस मतलब से आप कह सकते हो कि ये अमानवीय भी हो सकता है, और क्योंकि शक्ति हमारे अंदर निहित है, हम कार्य कर सकते हैं। अगर शक्ति नहीं होगी तो कार्य कैसे करेंगे? तो ये मानवीय भी है। तो इसको भी दोनों ही रूपों में रखा जाता है, जैसे आप समय को रखते हो दोनों रूपों में, वैसे ही क्या है, शक्ति भी दोनों रूपों में रखा जाता है। लेकिन उस क्वेश्चन में बाकी तीन चीजें बिल्कुल से डिफाइन थी कि आपकी कौशल है, योग्यता है, और क्षमता कुछ और था। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल डिफाइन कर रहे थे कि मनुष्य के अंदर निहित होता है, ठीक है, लेकिन शक्ति अंदर और बाहर दोनों होता है। इस मतलब में वो क्या था, सही हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। साधन क्या है? सीमित है, असीमित है, सदैव अकेले काम में आने वाला है, आसानी से उपलब्ध है। आप कहोगे सॉरी, साधन क्या है? सीमित है। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है ना, जो भी प्रकृति ने हमें दे रखा है, रिसोर्सेस दे रखे हैं, वो सब के सब सीमित है।
धरती पर कोई भी चीज असीमित नहीं है, ये बात याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। सूर्य भी है, सूर्य भी, ब्रह्मांड भी है ना, वो भी एक्सप्लोर हो रहा है, मतलब एक्सपेंड हो रहा है, एक्सप्लोर नहीं, एक्सपेंड हो रहा है, और धीरे धीरे ब्रह्मांड भी हमारा फैल रहा है, और एक दिन वो भी ब्लास्ट हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हर चीज, जब ब्रह्मांड ही हमारे पास स्टेबल नहीं है, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज भी हमारे पास क्या है, स्टेबल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी चीजें क्या है, सीमित है, तभी तो हम उसको सीमित उपयोग करते हैं। और इसीलिए तो एक टर्म आता है सतत डेवलपमेंट का, कि हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करते हुए भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या करें, स्टोर करके रख सके, ठीक है, ताकि हमें इसकी किसी भी चीज की कमी ना हो। राइट आंसर हो जाएगा सीमित है। नेक्स्ट है, समय एक बहुमूल्य साधन है। साधन बहुमूल्य, निहित साधन है, अर्जित साधन है, मानवीय है, गैर मानवीय है, उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर। समय एक बहुमूल्य साधन है। कैसा साधन है, अर्जित है, समय को क्या हम अर्जित करते हैं, धन थोड़ी है जो अर्जित करेंगे, है ना। निहित है, समय किसी में निहित नहीं होता, समय अपने हिसाब से चल रहा है, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है कि मानवीय और गैर मानवीय। देखो, गैर मानवीय जैसे शब्द की उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। गैर मानवीय को हम अगर यहाँ पर होता अमानवीय, अमानवीय, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते थे, लेकिन गैर मानवीय है तो बिल्कुल हम इसको भी कट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन है, सीमांत लाभ, स्थान, समय, जल, या फिर उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। चलिए, साविज जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से हम उसी की बात करेंगे। सीमांत लाभ क्या होगा बच्चे, ये हम इकोनॉमी से जोड़कर देखते हैं, ये नहीं होगा, एक्सटर्नल चीजें हैं। समय, स्थान क्या है, स्थान हमारे अंदर निहित नहीं है, बाहर है स्थान, है ना। अमेरिका, यूरोप क्या है, स्थान ही तो है। जल क्या है, जल हमारे अंदर नहीं है, पृथ्वी पर है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन समय को मानवीय अमानवीय दोनों में उल्लेखित किया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम किस पे जाएंगे, समय पर जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अंतः व्यक्तिक मानव संसाधन है। अंतः व्यक्तिक, ठीक है। चलो, इंट्रापर्सनल की बात की जा रही है, आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। अब यहां पर देखो, अंतर्व्यक्तिक उद्यान कहां पर होगा, ये बाहर होगा, ठीक है, बाहर होगा। उद्यान हमारे अंदर नहीं होता, बाहर है ना। विद्यालय कहाँ है, बाहर है। जन परिवहन क्या है, ये बाहर है। तो आप कह सकते हो कि ये अमानवीय संसाधन है। ये तीनों पूरा क्या है, अमानवीय है, ठीक है, अमानवीय है। वायु, श्वान, तापक्रम, ये सब क्या है, ये भी अमानवीय है, ठीक है। कार, घर, फर्नीचर क्या है, अमानवीय साधन है। लेकिन कौशल किसके अंतर्गत होता है, इंसान के अंदर निहित होता है। अभिवृत्ति किसके अंदर है, मनुष्य के अंदर निहित है। ज्ञान किसके अंदर है, मनुष्य के अंदर निहित है। इसलिए ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों आपके आ जाएंगे मानवीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। मानवीय संसाधन या मानवीय संसाधन को हम अंतः व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति के अंतः में निर्मित है या समाहित है, उसकी बात की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करेंगे, इनमें से कौन सा प्रबंधन निर्णय पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रबंधन को निर्णय यानी डिसीजंस पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना हुआ है। परिवार, घर, पर्यावरण, कौशल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो आप कहोगे जब हम बात करते हैं ना, तो इसको आप किसे, अब ऐसे क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा आप टर्म्स को जोड़ कर देखना। परिवार प्रबंधन कहीं पढ़े हो, परिवार प्रबंधन नहीं पढ़े हो, ठीक है। पर्यावरण प्रबंधन पढ़े हो होम साइंस में, नहीं। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तब हम पर्यावरण की बात करते हैं, नहीं। कौशल प्रबंधन की नहीं। तो गृह प्रबंधन आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही है। और जब आप यहाँ पर गृह शब्द को, घर शब्द को फिल करते हो,
तो गृह प्रबंधन क्या है? निर्णयों, पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना हुआ है। यहाँ पर बात आ जाती है किसकी? परिवार की बात आ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो घर है, घर या गृह प्रबंधन, इसको फिल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? अभी आ गया ना बात वो वाली जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा मानवीय और गैर मानवीय दोनों का उदाहरण कौन है इसमें? क्या ऊर्जा है, कौशल है, क्षमता है, रुचि है, उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर आप लोग करेक्ट बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। राइट आंसर कौन सा गैर मानवीय और मानवीय दोनों का उदाहरण है? ठीक है, गैर मानवीय और मानवीय दोनों का उदाहरण। वेरी गुड, ए आ चुका है आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ए। ऊर्जा यहाँ पर दोनों के अंतर्गत शामिल होता है, एनर्जी। ठीक है, जैसे हमने बोला कि इंसान के अंदर भी क्या है? ऊर्जा निहित है। और एक्सटर्नल की बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा एक टर्मिनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है, अंततम सोर्स ऑफ एनर्जी या अल्टीमेट की बात पूछी जाती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य ही है। सूर्य नहीं तो धरती पे कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब जीवित जीव ऑर्गेनिज्म जो होगा वो होगा ही नहीं, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक संसाधन है, कौन सा एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वह है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर बताना है। धन, समय, ऊर्जा, जल या फिर उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? तो आप कहेंगे जो समय है, समय है ना, एक संसाधन है। अब यहाँ पर संसाधन में कोई मानवीय अमानवीय की बात नहीं की गई है, सिर्फ सिंपल संसाधन की बात की गई है। तो आप कहेंगे जो समय है वो एक संसाधन है जो सब हम सब साझा करते हैं, लेकिन हालांकि यह वह है जिसके प्रति हम सामान्यतः क्या होते हैं? लापरवाह होते हैं। अरे ठीक है, उठ जाएंगे, समय कट जाता है, आप उठ ही नहीं पाते सुबह। मैं अपनी बात कर रही हूँ फिलहाल। तो समय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 20। भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु कौन सी है? पैसा, कुशलता और क्षमता, मानव की ऊर्जा, समय, उपयुक्त सभी? आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है भौतिक साधनों में टिकने वाली वस्तु कौन सी है? चलो अब ये एक बात करें, एक चीज ध्यान से समझना। एक होता है भौतिक, अगर हम यहाँ पर एक संसाधन को फिर से डिफाइन करें, संसाधन को, तो एक आता है आपका भौतिक संसाधन और दूसरा आता है अभौतिक, या फिर इसको हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानते हैं। जब हम मानवीय अमानवीय को संसाधन में वर्गीकृत करते हैं वो एक अलग टर्मिनोलॉजी होता है, लेकिन एक हम जो बात करते हैं वो भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों को डिवीजन की बात करते हैं। कुशलता, क्षमता किसमें होता है? मनुष्य के अंदर होता है ना बच्चे, ध्यान से समझना। तो मनुष्य के अंदर होता है, और मनुष्य क्या है? मनुष्य को नेचर ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, नेचुरल होते हैं हम सब लोग, या चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, पौधे हो, इंसान हो, एनिमल हो, ये सब के सब क्या आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं कुशलता और क्षमता, क्योंकि हमारे अंदर शामिल होता है। मानव की ऊर्जा, यहाँ पर एनर्जी को भी बता दिया है, मानव की ऊर्जा। और मानव की ऊर्जा किसका सोर्स है? ये प्रकृति का सोर्स है, क्योंकि मनुष्य क्या है? प्रकृति का दिया हुआ वस्तु है। अब दूसरा चीज आ जाते हैं पैसा। पैसा क्या टिक सकता है क्या? पैसा तो अभी वॉलेट में आया, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पानी पूरी वाला अभी जाएगा यहाँ से बगल से, पैसे खत्म, खलास। लेकिन समय क्या है? समय को भौतिक संसाधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? व्याख्यात करते हैं। और कई बच्चे इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन आई होप कि आज आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तीनों क्यों नहीं होंगे और ये क्यों यस होगा, इसको आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए प्रीति पटेल जी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि मानव पूंजी में विनिवेश निम्न एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना पूरा? हाँ ठीक है। मानव पूंजी में विनिवेश निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है। बच्चों को कील ठोकना सिखाना,
ये विनिवेश है या नहीं? पौष्टिक आहार क्रय करना एवं परोसना सिखाना, महाविद्यालय शिक्षा पर खर्च करना, टाइपराइटर खरीदना, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट। मानव पूंजी में विनिवेश निम्न में से कौन सा किसके अतिरिक्त किया जा सकता है? अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन का। कहने का मतलब है कि मानव पूंजी जो है, जो ह्यूमन है, वो भी एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, वो पूंजी है, ठीक है। अब उसका विनिवेश मतलब होता है कि आप कह सकते हो कि इसको क्या बोलते हैं, विनिवेश को मतलब कहीं पे निवेश करना, ठीक है, जिससे हमें आने वाले टाइम में उससे हमें कुछ ना कुछ फायदा हो सके, ऐसा समझ लो। तो पौष्टिक आहार क्रय करना एवं परोसना, जब आप कोई पौष्टिक आहार क्रय करते हो और उसको बेचते हो, परोसते हो, ठीक है, परोसते हो, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, ठीक है, उसका बेनिफिट्स आपको मिलता है। विद्यालय शिक्षा पर खर्च करना, ठीक है, टाइपराइटर खरीदना, लेकिन बच्चे को कील ठोकना सिखाना, ये इसके अतिरिक्त आता है, ये शामिल नहीं होता है। इसमें हम कोई निवेश नहीं कर रहे कि भाई तुम कील ठोकने सीख जाओ और ये हमारा निवेश है। इसमें आपने सिखाया है, आपने कुछ पैसे एक्सपेंडिचर वहां पर कुछ नहीं आया है, सिर्फ क्या है, आपने एक कला था, आपने अपनी कला को दूसरे को सिखा दिया कि ये ऐसे ठोका जाता है कील, दैट्स इट। लेकिन इन सब में देखोगे तो क्या है, यहाँ पर पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं इन तीनों को। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन नहीं है? अब आपको मानव संसाधन कौन सा नहीं है ये बताना है। विवेक, किसकी बात कर रहे हो आप? किस क्वेश्चन की बात आप लोग कर रहे हैं? चलिए, पूजा यादव जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको डिटेल में, जहां पे लग रहा है ना कि कंफ्यूजन हो सकता है, उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि डिटेल में आपको समझा दूं। इसका राइट आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवीय संसाधन नहीं है? ऊर्जा, समय, धन, ज्ञान। क्या हो जाएगा? ज्ञान किसके अंदर है? समय और ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे धन तो बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि ये मानवीय संसाधन नहीं है, अमानवीय। ऊर्जा किस में आता है? ऊर्जा दोनों में आता है, समय दोनों में आता है, ज्ञान सिर्फ मानवीय में आता है, ठीक है। हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, कोई गलती नहीं होगी। किताबी ज्ञान पे जाओगे गलतियां मिलेंगी, कॉन्सेप्ट को समझोगे कोई गलती नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन यहाँ पर पूरी तरीके से मानव संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, औद्योगिक विकास, राजनीतिक विकास, या फिर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 को क्लियर करिए मैम जी। बिल्कुल विवेक जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, भौतिक साधनों में टिकने वाली वस्तु कौन सी है? टिकने वाली वस्तु की बात पूछी गई है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसको गलत बताया गया, आई नो, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब ध्यान से इसको समझना, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को। संसाधन की बात करेंगे बच्चे, संसाधन, रिसोर्सेस की बात हम करते हैं। रिसोर्सेस दो तरीके के कौन कौन से होते हैं? मानवीय, अमानवीय। ध्यान से समझना, अमानवीय, ठीक है। और एक हम दूसरे टाइप के रिसोर्स की बात कर लें, संसाधन की बात करें फिर से, तो संसाधन क्या होते हैं? दो तरीके के और भी हो सकते हैं। एक हम कहते हैं भौतिक संसाधन और एक को हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। दूसरी चीज, एक और तरीके का संसाधन हो सकता है, संसाधन हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं कौन सा? एक भौतिक संसाधन बोल सकते हो, और एक बोल सकते हो आप भौतिक के प्राकृतिक संसाधन नहीं, भौतिक को आप बोल सकते हो एक मानव निर्मित, मानव निर्मित, या इसको एक लाइन दे सकते हो कृत्रिम संसाधन,
कृत्रिम संसाधन कई तरीके के हो सकते हैं, इसके पार्ट भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको अगर हम हटा दें इस वाले को, लेकिन मेनली दो ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इनके बारे में तो आप क्लियर हो, अमानवीय मानवीय। अब आते हैं संसाधन के दूसरे रूप, जहां पर ये क्वेश्चन आपको डिफाइन किया हुआ है। पूछा गया कि भौतिक संसाधन में टिकने वाली कौन सी चीज है। भौतिक संसाधन आपको फाइंड आउट करना है पहली बात, ठीक है, कौन सा संसाधन, भौतिक संसाधन को आपको फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं। और वैसा भौतिक संसाधन बच्चे जो कि टिकने वाली, टिकने मतलब स्टेबल हो, जो कि खत्म ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुशलता और क्षमता, ये भौतिक संसाधन है क्या, आप कहोगे नहीं है भाई, ये कौन सा संसाधन है, ये मानवकृत संसाधन है, मानवकृत है। और मानवकृत में क्या है, ये मानवकृत क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा। ह्यूमन बॉडी, एनिमल, जब आप स्पेसिस ऑफ वर्ड्स पढ़ते हो ना, इन वर्ड्स, यानी कि विश्व में जितने भी स्पेसिस है, तो उसको हम एक शब्दावली देते हैं बायोलॉजिकल फॉर्म में, जिसको कहते हैं कि सब के सब नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें आ जाता है। और नेचुरल ऑर्गेनिज्म के अंदर कुशलता और क्षमताएं होती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर मानवीय कृत जो हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। मानव की ऊर्जा ऑलरेडी दे रखा है कि ऊर्जा को भाई आपको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वाला ऊर्जा नहीं पढ़ना है, मानवकृत वाला ऊर्जा पढ़ना है। इट मींस कि ये भी किसके अंदर होगा बच्चे, मनुष्य के अंतर्गत निहित होगा, ये भी प्राकृतिक होगा। दो में आप कंफ्यूजन हो सकते हो, एक समय है, दूसरा पैसा। पैसा कभी भी स्टेबल नहीं होता है, पैसा टिकने वाली वस्तु नहीं होती है, लेकिन पैसा से जब समय की कंपेयर करते हो तो समय क्या है, एक स्टेबल है, ठीक है। और यहाँ पर स्टेबल का मतलब ये नहीं कि समय कट नहीं सकता या जा नहीं रहा है, लेकिन इक्वली सबको समय मिला हुआ है ना। तो पैसा और समय में अगर कंपेयर करते हो कि टिकने वाली वस्तु कौन सी है, तो आप कह सकते हो समय। समय जब तक आप जिंदा रहोगे वो टिकेगा। वो अलग बात है कि समय चल रहा है अपनी गति से, स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो चीज यहाँ पर नहीं पूछी जा रही है। कोई कह रहा है पैसा होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मनी होगा, ठीक है, आप लोग मनी लगा लीजिए, फिर एग्जाम में करके आइएगा, जब गलती होगी तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो आपको मैंने बता दिया कि कंपेयर करके अगर आप करते हैं, पैसा और समय ही बताएं, बीसी को रहने दें, हाँ जी, बीसी को हमने रहने दिया। पैसा स्टेबल नहीं है, पैसा खर्च होते रहता है। समय क्या है कि समय आप जीवित हो और जितने भी दिन जीवित रहोगे आपके पास समय रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि समय नहीं रहेगा। तो समय की बात यहाँ पर की जाती है। फिलहाल के लिए समय हमारे अकॉर्डिंग है। आप लोग अगर पैसा कह रहे हैं तो आप लोग आंसर कर लीजिए पैसा, ठीक है। अब आपको तो मैं बोलूंगी नहीं, नहीं समय ही रट लो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल के लिए समय यहाँ पर है हमारे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग को जहां पर जो पढ़ाया गया है या आपको यूथ में मिला हो तो आप रट सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है, ये हमने बात कर ली थी। कौन सा धन यहाँ पर अमानवीय संसाधन के रूप में आता है, बाकी सभी क्या आ जाएंगे, मानवीय संसाधन के रूप में आएंगे, ठीक है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, चलिए आंसर कर दीजिए। समय बोलता है, टिकता कहाँ है, अच्छा कोई कह रहा है समय बोलता है टिकता कहाँ है, कोई बात नहीं, टिक भी जाएगा। कहते हैं वो मूवी नहीं देखे हो क्या, समय कब टिकता है, जब प्यार मोहब्बत होता है तब टिकता है, समय रुक गया है, ऐसा वाला ना। तो अब तो समय रुक सा गया है, तुम गए थे वहां, उसके बाद से समय रुक सा गया है, वो रुकता है समय। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इस डी ऑप्शन, राजनीतिक विकास। भाई सभी विकास हो जाएगा इसमें, होलिस्टिक डेवलपमेंट है। जब आप शिक्षित होते हो तो आप हर एक डायमेंशन में कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाते हो। आप शिक्षित होते हो तो आपको इकोनॉमिकल कोई दिक्कत नहीं होती है, मानव संसाधन का विकास आप कर सकते हो, मतलब आपकी जो संसाधन है, आपकी जो कौशल है, आपकी स्किल्ड है, उसका डेवलपमेंट होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी आप प्रगतिशील कर सकते हो, राजनीतिक विकास में भी शामिल हो सकते हो, ठीक है। और उपयुक्त में से सभी सोच रहे हो हंस क्यों रहे राजनीतिक विकास में, क्योंकि अभी अभी कल ही रिजल्ट आया है ना, सभी लोग को पता होगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। अमानव संसाधन जो प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है वे कौन से हैं, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, डिले नहीं करेंगे क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ना है, तो जल्दी से बताएंगे। अमानवीय संसाधन जो प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा हो जाएगा, जिसका हम प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं जिसका, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन सा आ जाएगा,
पैसा का मैनेजमेंट करते हो क्या? बिल्कुल करते हो। समय का मैनेजमेंट करते हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन सामग्री वस्तु की अगर हम बात करें साथ ही साथ कि पैसा का हम करते हैं, उसके बाद सामग्री जो हमारे पास वस्तु होती है उसकी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, एक साथ दिखेगा आपको, ठीक है। पैसा, सामग्री, वस्तु और सार्वजनिक सुविधाएं, तो इन सब का हम क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। अब समय भी क्या आ जाता है, सार्वजनिक सुविधाओं और सामग्री वस्तु में शामिल हो जाएगा, सभी वस्तु शामिल हो जाएंगे सामग्री वस्तु में, जो कि परिवार के सदस्य होंगे, मानवीय और अमानवीय सभी आ जाएंगे, और सार्वजनिक सुविधाएं भी इसमें शामिल हो जाती है। तो बाकी ये तीनों को अगर टिक करते हो तो ये सभी जो है ना, पैसा, समय, सार्वजनिक सेवाएं, पैसा, समय, परिवार सदस्य, सभी के सभी सामग्री वस्तु में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, संसाधन का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के किस चरण में होता है? क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, आंसर कर देंगे सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? पैसा संसाधन का उपयोग तुलनात्मक रूप से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, और कंपेयर करने से परिवार जीवन चक्र के किस चरण में कम होता है, कम की बात की गई है, अधिक की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, अधिक की बात नहीं की जा रही है। वेरी गुड, क्लियर होना बहुत जरूरी है प्रीति जी, थैंक यू। चलो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर करेंगे शुरुआती दौर में, क्योंकि आपको पता है विस्तृत दौर में क्या होगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसे की। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि तुलनात्मक रूप से किस जीवन चक्र में, यहाँ पर कम पूछा गया है, अगर यहीं पर कम की जगह अधिक होता तो आपका कौन सा आंसर हो जाता, विस्तृत में अधिक की जरूरत पड़ती है, अधिक की जरूरत पड़ती है, और शुरुआत में कम की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। ठीक है, सामान्य, सिकुड़न, ये सब, सिकुड़न तो कह सकते हो ये लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेज होता है, तो यहाँ पर भी नहीं पड़ती है, लेकिन कंपेयर की जा रही है तो सबसे शुरुआती दौर में 25 का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है? स्वयं का घर, स्कूल, बचत, रुचियां, इनमें से कोई नहीं। अब आज के सेशन से ना आपको मैनेजमेंट का संसाधन और ये प्रबंधन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ आप 20 क्वेश्चन जीएस भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। चलिए फिलहाल के लिए आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय संसाधन कौन सी है? स्वयं का घर, घर कैसा होगा, भौतिक संसाधन है ना, मनुष्य के अंदर नहीं है। स्कूल मनुष्य के अंदर नहीं है। बचत मनुष्य के अंदर बचत नहीं होती, बाहर बचत करते हो। लेकिन रुचि की बात करेंगे, हमारा इंटरेस्ट, हमारा टेस्ट की बात करेंगे तो वो हमारे अंदर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन से हैं? रुचि, भौतिक, ज्ञान, धन। अब दो चीजें यहाँ पर व्याख्यात किया गया है, एक तो अमानवीय साधन जो कि ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, और दूसरी बात की गई है अमानवीय साधन जिसको हम क्या भौतिक साधन के रूप में कह सकते हैं, एग्जैक्टली कह सकते हैं। लेकिन सभी भौतिक साधन प्राकृतिक साधन नहीं होते। जैसे अगर हम बात कर ले यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को, तो प्राकृतिक संसाधन की जब बात करेंगे ना बच्चे, संसाधन, तो यहाँ पर दो तरीके के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट पढ़े होगे आप, जिसको हम कहते हैं एक वो जो कि जैविक है, और जैविक में कौन कौन आ जाता है, पेड़ पौधे आ जाएंगे, उसके बाद मनुष्य आ जाएगा, जितने भी जानवर हैं जो जो जीवित है, जितने भी जीवित एलिमेंट हैं वो सब के सब जैविक में आ जाएंगे, और प्राकृतिक संसाधन का ही पार्ट होता है जैविक संसाधन। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर भौतिक संसाधन, तो भौतिक जैसे कौन सा आ जाएगा, वह भौतिक संसाधन जो कि प्रकृति ने हमें प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल जल हो गया, मृदा हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? दिया तो नेचर ने है, लेकिन इसमें जीवंतता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भौतिक संसाधन कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुचि, शक्ति, ज्ञान और धन, ये तीनों क्या है, मनुष्य के अंदर है, लेकिन धन क्या है, ये वस्तु है, ये बाहर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा कि अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है, रुचि, शक्ति और ज्ञान, धन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आ जाएगा। नेक्स्ट है कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन का और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया क्या है? आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना पूरा ऑप्शन, एग्जैक्टली।
पूछा जा रहा है कि कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है? आंसर क्या हो जाएगा? योजना बनाना होगा, संगठन करना, नियंत्रित करना या फिर कार्यान्वित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है, फटाफट से आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28, और याद रखिएगा आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन, जहां से आपको 80 क्वेश्चन होगा आपका होम साइंस का, और यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे जो आपका होगा जीएस का। थोड़ी थोड़ी चीजें जीएस भी आप इंपॉर्टेंट चीजें याद करते चलेंगे, काफी अच्छा हो जाएगा। कल वाले सेशन में हम क्या करेंगे, जीएस के करंट अफेयर्स जो कि बिहार स्पेशल होगा उसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है 28 इस ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर कार्य को संयुक्त समन्वित करने की प्रक्रिया की बात की जा रही है, जो कि होता है योजना बनाना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मानो कि ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती हैं। ज्ञान और अभिवृत्ति क्या कहलाती है? हाँ बिल्कुल, मैं ही बता दे रही हूँ कुसुम जी, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। काफी बच्चों ने सुबह सुबह ही मुझे फोन करके बताया कि मैसेज भी आया था कि एडमिट कार्ड आप लोगों का डाउनलोड होना शुरू हो गया है। मे बी अभी साइट बहुत इंगेज होगा, तो रात के टाइम में आप डाउनलोड करना, इजिली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी का आ गया है एस्टेट का आज एडमिट कार्ड, जो कि 19 तारीख को आप लोग का होम साइंस का डेट जो फिक्स हो गया है। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? मानो कि ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती हैं अमानवीय साधन, मानवीय, उपयुक्त दोनों, भौतिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवीय संसाधन। ठीक है, मानवीय कहलाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जितना जल्दी आप लोग आंसर करेंगे उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है? अब यहाँ पर मानवीय नहीं अमानवीय वाला संसाधन को चूज करना है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर समय से देखिएगा, समय अब यहाँ पे बिजली है, शक्ति आय समय, समय मुद्रा रुचि तो मानवीय है, ये तो हट जाएगा। समय मुद्रा योग्यता क्या है? योग्यता मानवीय है, ये भी हट जाएगा। कौशल मानवीय है, हट जाएगा। अब आपको चूज करना है ए और बी में से। तो आय, शक्ति और समय होगा, बिजली, समय और आय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि समय को आपने पता है यहाँ पर दो चीजें दे रखी है। ठीक है, समय क्या है और शक्ति और आय, ये पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हो कि भौतिक या अमानवीय साधन है। समय यहां भी है लेकिन शक्ति भी यहां पर दे रखा है, और शक्ति और समय दोनों क्या है? मानवीय अमानवीय दोनों ही आएगा। तो याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में आप शक्ति और समय जिनमें दोनों होगा उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आय, शक्ति और समय, यहां पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बी वाला भी हो सकता है। ठीक है, अगर बी की भी बोल दें यहाँ पर, अगर इनमें से होता ना एक से अधिक तो भी आप कर सकते थे, क्योंकि समय ये भी है, आय भी है और बिजली भी है, तो आप कह सकते हो ये दोनों के दोनों सही होगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर लग रहा है कुछ चीजें छूट गई है, तो जो बच्चे ए ऑप्शन किए होंगे बी दोनों ही सही हो जाएगा इस कंडीशन में, ये दोनों नहीं होगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव संसाधन वो है जो सामुदायिक सुविधाएं भौतिक है, व्यक्ति में अंतर्निहित है, पैसा समाविष्ट करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका तो बिल्कुल सा आंसर अब आ जाएगा, जो कि मनुष्य में निहित है, वो सब क्या है? मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर है 32। ज्ञान क्या है? मानवीय स्रोत, गैर मानवीय, नवीनीकरण, गैर परंपरागत, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करते रहेंगे सभी लोग। ज्ञान क्या है? तो आप कहोगे ज्ञान मनुष्य के अंदर निहित है, इसलिए मानवीय स्रोत के अंतर्गत आता है। गैर मानवीय, नवीनीकरण, गैर पारंपरिक, ये सब में नहीं आएगा। ज्ञान मनुष्य के अंदर निहित है, इसलिए ज्ञान मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। समय, धन, वस्तु और संपत्ति साधन है किसके? समय, धन, वस्तु, संपत्ति, भौतिक, मानवीय कोई नहीं, सार्वजनिक साधन। अपना धन किसी को दोगे क्या आप? ये बताओ मुझे, नहीं दोगे ना। आपका धन आपका है, लेकिन वो क्या है? भौतिक है। तो आप क्या कहेंगे? समय, धन और वस्तु संपत्ति क्या है? ये सब भौतिक संपत्ति है। मानवीय साधन तब होता है जब वो मनुष्य के अंदर निहितता की बात की जाती। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड, 33 तक हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे।
निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्य तक पहुंचने के साधन के रूप में परिभाषित किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन, मानक, निर्णय, कठिनाइयां, उपयुक्त सभी। किसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्य तक पहुंचने के साधन के रूप में परिभाषित किया गया है? वो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे संसाधन क्या है? संसाधन एक रिसोर्स है, संसाधन ही साधन है जो कि हमें साध्य तक पहुंचने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है संसाधन होना। वो संसाधन मानवीय भी हो सकता है और अमानवीय भी हो सकता है। गैर मानव संसाधन इनमें से किस रूप में भी जाने जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? गैर मानवीय संसाधन इनमें से किस रूप में जाने जाते हैं? क्या प्रबंधन संसाधन कहलाते हैं? प्रबंधन संसाधन वह संसाधन होगा जिनका हम प्रबंधन कर सके, ठीक है, मैनेजमेंट कर सके। ऊर्जा संसाधन क्या होगा? जिससे हमें ऊर्जा की पूर्ति होती है, उसको हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। मानवीय अमानवीय दोनों हो सकता है। भौतिक संसाधन क्या होगा? वह संसाधन जो कि जिसमें जीवंतता नहीं है, जो कि भौतिक रूप से यहाँ पर पाया जाता है। अभौतिक का मतलब हो जाता है जो कि जीवितता होगी, इसे हम प्राकृतिक के नाम से जान सकते हैं। तो गैर मानव संसाधन इनमें से कौन से रूप में आ जाएगा? तो आप कहेंगे भौतिक संसाधन के रूप में इसको हम इंडिकेट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भवन में स्टील बीम अथवा बीम डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब एक कोई भवन है जिसमें स्टील का बीम डाला जाता है और उसको कह सकते हो कि भूकंप रोधी, ताकि भूकंप आए तो ज्यादा प्रभावी न हो वो क्षेत्र, ऐसा बनाया जाता है। तो उसको हम किस रूप से जानते हैं, किस रूप में जानेंगे? आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉ फिटिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉ फिटिंग। ठीक है, स्ट्रॉ फिटिंग के नाम से जानते हैं जब हम भूकंप रोधी बनाते हैं और जब उसके लिए हम किसी भी चीज को बीम में स्टील हो या कोई भी चीज ऐसा फिट करते हैं जिसको हम स्ट्रॉ फिटिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये आपके जब होम साइंस में पढ़ते हो ना, घर बनाने, घर वाला प्रक्रिया, उसमें आ जाता है। एक एल आकार का कैबिनेट व्यवस्था उपयुक्त है किसके लिए? केवल छोटी रसोई के लिए, केवल बड़ी रसोई के लिए, ना तो बड़ी ना तो छोटी रसोई के लिए, छोटी और बड़ी दोनों रसोई के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल आकार का जो कैबिनेट बनाया जाता है, ठीक है, एल आकार का जो कैबिनेट होता है, मतलब जो घर बनाया जाता है कुछ इस तरीके का, ये आप छोटे घरों में नहीं, लेकिन इसको केवल छोटे घर के लिए नहीं होता, ये बड़े घर के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल बड़े रसोई के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घर में मानक उपकरण बनाया गया है? फ्रियोन है, बेंजीन है, नियॉन है, सल्फर है, उपयुक्त सभी। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा गंध रहित प्रशीतक है? प्रशीतक जो कि गंध रहित है, जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई में मानक उपकरण बनाया गया है। ये भी सारा टर्म्स है। देखो कीवर्ड क्या है? घरेलू रसोई में उपयुक्त होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीऑन हो जाएगा। गैस होता है एक तरीके से जो आपके जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है और इसी गैस की वजह से ही हमें प्रशीतन यानी कूलिंग मिलता है फ्रीजर में, फ्रीज या फ्रीजर में। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? एक रसोई घर में जो कार्य है वो त्रिकोण है। अब ये किसके बीच संचरण की रेखा को दर्शाता है? रेफ्रिजरेटर, ये क्या लिखा हुआ है? मिक्सर नहीं होगा, मिक्सर होगा ये। ठीक है, मिक्सर और रेंज, स्टोर, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, सिंक, कुकिंग सरफेस, मिक्सचर, स्टोरेज और सिंक। जो त्रिकोण होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? फटाफट से बता दीजिए। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस को इंडिकेट करता है कि अगर आपका यहाँ पर कुकिंग है
तो यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर होना चाहिए और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका सिंक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। एक रसोई घर है जहां पर क्या किया जा रहा है, इसमें आबंध काउंटर जो है, ये काउंटर है जो आप मान लो ये रसोई घर है और रसोई घर का मान लिया कि ये दरवाजा है सपोज दैट, और ये काउंटर है जहां पर आपको खाना बनाना है, सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है, कहीं से भी आप इस पे जाके चारों तरफ से कहीं से भी बना सकते हो। आइलैंड रसोई घर कहलाएगा, पुलमैन रसोई घर, इंडिविजुअल रसोई घर, ओवर रसोई घर, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक जब बीच में सरफेस होता है ना, ज्यादातर मूवीज वगैरह में देखे होगे, कहीं भी कोई भी आके खाना बना ले रहा है, किधर से भी सेट हो जा रहे हैं ना, बिग बॉस वाले में देखा होगा, बिग बॉस के सीजन में भी इसकी बात की जाती है। तो ऐसी जो रसोई घर होती है जो एक आइलैंड क्रिएट कर देती है, उसको हम क्या कहेंगे, आइलैंड रसोई घर के नाम से जानेंगे। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइलैंड रसोई घर। बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार कौन सा है। एक बड़ा एरिया है, बड़ा क्षेत्र के लिए हमें किस तरीके का रसोई घर बनाना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। यू शेप, एल शेप, एक दीवार वाले किचन, दो दीवार वाले किचन, ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने बात की कि एल शेप क्या होता है, ये बड़े घरों में एल शेप के रसोई घर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, वैसे आप लोग को कौन सा वाला अच्छा लगता है, आप लोग को एल शेप अच्छा लगता है या फिर यू शेप या फिर आइलैंड वाला, जल्दी बताना है ना। मतलब ये ऐसा जनरल सा क्वेश्चन है, वैसे कुछ जरूरी नहीं कि एग्जाम में आए। चलो नेक्स्ट है, एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं। स्ट्रेट लाइन किचन है और इसमें जो सभी उपकरण है और अलमारियां हैं वो किसके साथ रखी जाती हैं, एक दीवार के रूप में, दो दीवार के रूप में, तीन दीवार, चार दीवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हिंट दे ही दिया गया है कि वन स्ट्रेट लाइन है, एक सिर्फ ऐसे लाइन है और आपका घर ऐसे बना हुआ है, आप घर में गए और इधर मान लो आपके कमरे हैं जो भी है और यहाँ पर एक लाइन है किचन का, तो आप कुछ भी रखोगे तो इसी लाइन पे ही तो रखोगे ना, या इसी लाइन से अटैच करके रखोगे, तो वन दीवार इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रसोई घर में आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। खाना पकाते समय नायलॉन के कपड़े पहने, दूसरा है खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर बंद रखें, खाना पकाने के दौरान कीट निरोधक स्प्रे का प्रयोग करें, रसोई घर में केरोसिन तेल रखें, केवल ए और बी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर बताना है आप सभी को, फटाफट से आंसर कर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, सेशन को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए आप लोग अपने अपने स्तर से। ठीक है, और इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना बच्चे, क्योंकि आज सुबह आपका, कल रात को आपका एडमिट कार्ड आया, आज से मैराथन शुरू हो गया, तो तत्परता आपको दिखाई दे रहा होगा। लाइक शेयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर कर दें और सभी लोग फटाफट से आंसर्स करते रहें, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो दो चीजें, रसोई घर में आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए होगा, तो दो तीन चीजें ध्यान रखना, कीवर्ड्स को ध्यान रखना। पहली चीज तो आप कोई भी केमिकल फाइबर का यूज नहीं करेंगे ड्यूरिंग आप जब भी खाना बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो नायलॉन होता है ना, ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है, क्योंकि केमिकल फाइबर होता है, आपने पढ़ा होगा, तो नायलॉन वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, खाना पकाने के बाद सिलेंडर बंद कर सकते हो, ये अच्छा होता है ताकि गैस वैस ना, मतलब कहीं से लीक ना हो। हमारे घर में आजकल चूहे बहुत हो गए है ना, तो उनको मतलब सही करने के लिए मेरी तो आदत हो गई है गैस बंद करना। मुझे लगता है कभी गैस काट दिया, पता चले मैं आई कोचिंग और उधर सब खत्म। तो खाना पकाने के दौरान कीट निरोधक स्प्रे का यूज करोगे तो स्प्रे से दुर्घटना थोड़ी बचा सकते हो, स्प्रे से कीट वीट को मार सकते हो आप, है ना, ये भी नहीं होगा। रसोई घर में केरोसिन तेल रखोगी तो और भी दुर्घटना ज्यादा होने की संभावना होगी, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सिलेंडर, गैस सिलेंडर है उसके रेगुलेटर को प्रॉपर तरीके से बंद रखें। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो काउंटर रसोई घर
को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? दो काउंटर रसोई घर, एक फर्स्ट काउंटर, सेकेंडली दूसरा काउंटर, इनको किस नाम से जानते हैं? फटाफट से आंसर कर देंगे। दो काउंटर रसोई घर को किस नाम से जाना जाता है? लेमन रसोई घर, नींबू रसोई घर नहीं, इंडिविजुअल रसोई घर स्नो, ब्रोकन रसोई घर नहीं, पुलमैन रसोई घर के नाम से जानते हैं। जैसे पुल होता है ना, पुल ऐसे दो स्लैड होता है बीच में रसोई घर में और यहाँ पर होता है, तो इसको हम कहते हैं पुल है। ठीक है, तो दो पुल रसोई घर के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दीवारों की पुटिंग कहलाती है, फुटिंग नहीं होगा, पुटिंग होगा, ये है ना, पुटिंग पी होगा, पुटिंग कहलाती है। बेसमेंट, फाउंडेशन, न्यू, फ्लिट बीम, फ्लोरिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगी? दीवारों की फुटिंग क्या कहलाती है? फ्लिट बीम के नाम से कहलाती है। ठीक है, फ्लिट बीम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में बीपीएससी या फिर राजस्थान इन सब में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। दक्ष प्रचालन क्रिया के लिए रसोई घर की कार्य सतह की अनुशंसित ऊंचाई क्या होनी चाहिए? आंसर करेंगे सभी लोग। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और कह सकते हो कि इसमें बहुत जगह पर गलतियां आप देखे होंगे पढ़ते टाइम पे, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें यहाँ पर बताते हैं। तो दक्ष प्रचालन के लिए, दक्ष प्रचालन मतलब आप सही से अपने हाथ को मूवमेंट कर सको, सही तरीके से कार्य कर सको, उसके लिए रसोई घर की सतह जो सरफेस है वो कितना हाइट पे होना चाहिए? 4 इंच कोहनी से नीचे, ये कोहनी है आपका, कोहनी से क्या 4 इंच नीचे होना चाहिए। 5 इंच कोहनी के अस्तर से नीचे, कोहनी के अस्तर से 5 इंच नीचे, 3 इंच कोहनी अस्तर से नीचे या फिर 6 इंच कोहनी से नीचे। ये तो कंफर्म है कि नीचे होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर होगा तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे, राइट। तो हम कभी भी काम करें तो हमें ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंगली काम करना होता है, तो आप थोड़ा कम थकोगे। सपोज जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो आप जल्दी थक जाते हो एज कंपेयर टू सीढ़ी से उतरने में उतनी थकान नहीं होती, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हो। चढ़ते हो अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी क्या कर रही है? नीचे की तरफ खींच रही है और आप उसके विपरीत दिशा में जा रहे हो तो एनर्जी आपकी ज्यादा लॉस होती है। वही चीज यहाँ पे है, लेकिन हमें यहाँ पर इंच का ध्यान रखना है। 3 इंच कोहनी से नीचे होना चाहिए, इज ट्रू। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफी लोगों ने आंसर सही दिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में किसका उपयोग करता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एलपीजी। एलपीजी डीजल का प्रयोग तो करते नहीं हो, पेट्रोल लकड़ी नहीं करते हो, है ना, एलपीजी का प्रयोग करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जल्दी से। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? कोई बिजली का उपकरण है, उसमें थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? आंच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना, आंच को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, या फिर थर्मल कंडक्शन का काम करता है, या आंच को बहाव रखना, आंच का बहाव रखना जिसको सर्कुलेशन कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 48 का सही आंसर आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जी बिल्कुल सही है। चलिए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंच का जो होता है किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है कि थर्मोस्टेट से आप आंच को मनचाहे तापमान पर बनाए रख सकते हो। रेगुलेटर होता है, जैसे आप इंडक्शन वगैरह देख लो, जितने टेम्परेचर पे आपको हीट करना होता है, पानी गर्म करना या चाय बनाना, वो आप कर सकते हो। तो आंच को मनमाने, आंच मतलब जो हीटनेस होता है उसको आप मन चाहे तापक्रम पे रख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंच को मन चाहे तापक्रम पर रखना। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पे आते हैं 49 पे। घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सर्वाधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला और चलन अनुरक्षण धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, लौह, स्टेनलेस, जंग विरोधी स्टील, या फिर तांबा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 49 का राइट आंसर बताना है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए, किसके लिए? घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए सामान्य तौर पर
इस्तेमाल की जाने वाली सर्वाधिक टिकाऊ, कौन सी सर्वाधिक टिकाऊ लंबे समय तक चलने वाला चलन अनुरक्षण धातु कौन सा है जो कि लंबे समय तक चल पाए? एल्युमिनियम है क्या, लोहा, स्टेनलेस, जंग रोधी स्टील, तांबा, इनमें से कोई नहीं। स्टेनलेस होगा जिसे हम जंग विरोधी स्टील के नाम से जानते हैं, ऐसा स्टील जिसमें जंग नहीं लगता है, जंग यानी कि मूर्छा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाना प्रयुक्त होता है। सिंक में सीमेंट फर्श से दाग हम कैसे हटाते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल के द्वारा, सिरका के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, ब्लीच के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा? फटाफट से आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल, सिरका, अमोनिया, ब्लीच, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का 50 का आंसर क्या होगा? चलिए 50 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, आप लोग जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कोई कह रहा है ई, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी नहीं होगा, ए डी कुछ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का एग्जैक्टली सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ब्लीच इसका करेक्ट आंसर होता है। ऑक्सैलिक अम्ल नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर ब्लीच राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीच आता है जैसे फर्श पे, फर्श के लिए अलग तरीके का ब्लीच होता है जो इस पे दाग को हटाया जा सकता है। कपड़े पे तो करते ही हैं ब्लीच, लेकिन फर्श के लिए अलग से ब्लीच भी आता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग हम नहीं करते हैं यहाँ पर। सिंक, फर्श, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर सेकेंड पेज पे आते हैं। यहाँ पर 51 से शुरू है लेकिन आपको दिखाई देगा 1 नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 51 पे। 30 क्वेश्चन और यहाँ से हम लोग करेंगे, बाकी 20 क्वेश्चन हम करेंगे कहाँ से? या एक काम करते हैं ना, हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, जीएस का कर लेते हैं, राइट? तो आ जाते हैं अपने जीएस वाले पे, इसको हम लोग बाकी कल करेंगे, काफी टाइम लग जाता है ना। जीएस प्रैक्टिस से 2024 और आ जाएंगे हम अपने यहाँ पर प्रैक्टिस नंबर 1 पे, जो कि आपका होगा 5 ऑप्शन के साथ बिहार स्पेशल। चले, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भारत और श्रीलंका को अलग करने के लिए, चले आपके जीएस में भी आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। जीएस और होम साइंस दोनों मिक्स करके आएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग दोनों के लिए तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सी आ रहा है, बी आ रहा है, बहुत मिसलेनियस आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है। जीएस सी 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 सी, देखो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो रेखा होती है पाक जल संधि कहलाती है, ठीक है, पाक जल संधि, इसको पाक जल डमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। और एक अभी जो हमने एग्जाम फोरम जो हमारा चैनल है उसपे मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स कराया, उस पे जाके करंट अफेयर्स रेगुलर देखते रहिए। अभी मैं अप्रैल और मई का पूरा करंट यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है, पूरे अप्रैल का टॉप 100 क्वेश्चन, पूरे मई का टॉप 100 क्वेश्चन, एग्जाम फोरम के नाम से चैनल है, एग्जाम फोरम के नाम से चैनल है, ठीक है। यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक कर लीजिए, वहां पर डेली वे में चलेगा, हाफ एन आवर सब, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? आज ही है वो दिन, ठीक है, जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, और सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 25 मई
या फिर 25-15 जून। तो आज का दिन क्या है, आज आपका विश्व पर्यावरण दिवस है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आज के यानी पर्यावरण दिवस का जो थीम था उसके बारे में आप हमें लिखकर बताएंगे। जल्दी से गूगल से सर्च करिए आज का यानी पर्यावरण दिवस का थीम क्या रहा है, फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गोरा के लिए, गीतांजलि के लिए, चित्रा के लिए, घरे बायरे के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, गीतांजलि पुरस्कार, गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था। भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, सांची, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? पूरे भारत की बात की जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा एलोरा की गुफा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफा भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एलोरा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन एक रक्त समूह नहीं है? ओ, ए, बी, ए, बी, सी, कौन सा इसमें रक्त समूह नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा ब्लड ग्रुप में हम शामिल नहीं करते हैं? ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव सब सुनते हो ना आप, वो होता है जो सर्वदाता होता है, इसको हम सर्वदाता बोलते हैं क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, सर्वदाता है। ए बी को हम क्या कहते हैं बच्चे? सर्वग्राही के नाम से जानते हैं, सर्वग्राही, ये सबका ब्लड ले सकता है। किसका किसका लेगा? ए का है, ए इसमें शामिल है, ए का लेगा, बी शामिल है, बी का लेगा, और ए बी के अलावा हम पढ़ते हैं जो ओ का है वो भी लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी ओ सभी का ये ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसमें पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे शामिल नहीं है, ये वाला शामिल नहीं है। बाकी सभी आप पढ़ते हो ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ और ए बी, चार पढ़ते हो बेसिक तौर पे। सर्वग्राही पूछेगा, सबका जो खून ले सकता है वो ए बी होगा, सबको जो खून दे सकता है वो ओ होगा। ठीक है, और बाकी जो बच जाते हैं सी नाम का कोई भी हमारा ब्लड ग्रुप नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, एमएमआर टीका आमतौर पर टिकाऊ प्रतिरक्षा प्रदान करता है और इससे अमेरिका में खसरा के मामले 99% तक कम हुए हैं। नियमित रूप से एमएमआर की 2 खुराक की अनुशंसा की जाती है, तो एमएमआर का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा? एमएमआर का पूरा नाम क्या होगा बच्चे? खसरा, मम्स और रूबेला इसको हिंदी में बोलते हैं, मेजल्स, मम्स और रूबेला इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उपयुक्त दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, पूरी चीजों को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पे यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपके, निम्न में से किसने उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया था? उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया था। मारिया मॉन्टेसरी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? उत्पादक कार्य के माध्यम से इन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में स्थान पे जो लुप्त संख्या है उसको आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है उसके स्थान पर कौन सी संख्या हो जाएगी? ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके मैथमेटिकल टाइप के आते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको सॉल्व करने बताया जाएगा आपको। 255 इसका सही आंसर हो जाएगा, 255। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में, मैथ वाले सर आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई थिंक 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, 15 दूना 30, 1 31, 31 इंटू 2 63, इसमें प्लस प्लस 1 किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया, आप ऐसे कर लेना। 7 + 7 14 हुआ, 14 + 1 करोगे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 क्या है? 15 + 15 क्या हो जाएगा? 30 + 1 करोगे आपका आ जाएगा आंसर 31। ठीक है,
फिर यहाँ पर 31 प्लस 31 करोगे इक्वल टू 62 प्लस 1 कर दोगे आ जाएगा 63। उसी तरीके से 63 प्लस 63 करोगे और प्लस 1 कर दोगे आ जाएगा 127 और 127 प्लस 127 प्लस 1 कर दोगे तो आ जाएगा आपका क्या 255 इज ट्रू, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, बच्चों में संकल्पना का निर्माण किस पर निर्भर करता है? उसके बुद्धिमत्ता स्तर पर, उसके पिछले अनुभवों पर, उस वातावरण पर जिसमें वो बढ़ता या बढ़ती है, उपयुक्त सभी पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताना है तो उपयुक्त सभी पर। बच्चे में संकल्पना का निर्माण सभी पे होता है, उसके बुद्धिमत्ता पर, उसकी बुद्धिलब्धि कैसी है, उसके पिछले अनुभव कैसे हैं और उस वातावरण जिसमें वो बढ़ता फलता है उसके हिसाब से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में अधिकतम उष्मीयमान होता है? कोयला, गोबर, हाइड्रोजन, केरोसिन तेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बहुत ही अलग अलग डायमेंशन से चीजों को लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में अधिकतम उष्मीयमान होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका, देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, उष्मीयमान ज्यादा होता है, हाइड्रोजन यानी कि वाटर। और इसमें जो उष्मीयमान होता है आपने देखा होगा तेल से उतना तेज नहीं जलोगे जितना तेजी से आप भाप से जलते हो, है ना। तो वो बात यहाँ पर क्लियर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, भारत में आरटीई अधिनियम जो कि शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2009 को या 1 अप्रैल 2008 को या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आरटीई एक्ट कब लागू किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पर आरटीई एक्ट जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ओपन यूनिवर्सिटी भारत में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1966 को, 1985 को या फिर 1986 को या 1982 को। करेक्ट आंसर इसमें आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 1985 को पहला खुला विश्वविद्यालय, पहला फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी। आप आंसर करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा था। चलिए जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ेंगे तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी सी की बहन है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है? अब ये देखो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आपको मिल जाते हैं। ऐसे समझते हैं ए बी का भाई है, ए क्या है? डी का भाई है, ठीक है, भाई है। डी बी का पिता है, इसको हम भाई है पिता बनाना है तो हम नीचे लिखेंगे, क्यों? इसको भी समझ लेंगे। ये दोनों क्या है? ये बराबर का चिन्ह कर लेंगे, चाहे आप भाई भी लिख सकते हो। ये दोनों क्या है? भाई है। ए डी का भाई है। अब डी पता नहीं बहन है या भाई है, ठीक है। डी क्या है? बी का पिता है। डी जो है वो बी का पिता है, यानी ये भी मेल हो गया और ये भी मेल हो गया। बी का पिता है, पिता है, ठीक है। बी और सी बहनें हैं। बी और सी क्या है? बहन है, बहन है, ठीक है। ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए सी से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा जा रहा है। अब ये बताओ, ए डी का भाई है, मतलब दो भाई हैं। डी का बेटा है बी, तो और बी इसकी बहन है, मतलब डी की क्या हो गई? ये भी सिस्टर हो गई, ठीक है। तो ये इससे संबंधित है, यानी ये दोनों भाई तो अंकल होंगे ना। ये दो भाई हैं, एक भाई के दो बच्चे हैं, तो एक बच्चे का तो क्लियर हो गया, दूसरा वाला बच्चा उसके भाई को क्या कहेगा? अंकल ही तो कहेगा। अंकल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने फैमिली मेंबर से भी ऐसे कोरिलेट करके भी इसको कर सकते हो, बहुत इजी सा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? कावेरी, गंगा, सरस्वती, यमुना, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कर देंगे सभी लोग, कौन सी जो नदी है वो बिहार से होकर प्रवाहित होती है। फटाफट से आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? 14 का सही जवाब आपको बताना है।
कावेरी, गंगा, सरस्वती, यमुना, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी बिहार से होकर प्रवाहित होती है, सभी को पता है, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गंगा। बिहार की सीमा नेपाल, भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। पूछा जाएगा बिहार की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो देश में देखा जाए तो बिहार का सीमा एकमात्र कंट्री है जो नेपाल, उससे लगती है बाउंड्री, और भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, और पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पूछा जाएगा गंगा नदी कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड के ग्लेशियर से, कौन सी ग्लेशियर, गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपने जल को डेंस करती है, गिराती है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? केन, मंडूक, कौशाटकी, ऐत्रेय, इनमें से कोई भी नहीं। मुंडको उपनिषद नहीं, सॉरी, क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो यहाँ पर किस उपनिषद से लिया गया है, तो मंडूक उपनिषद हो जाएगा। केन, कौशाटकी और ऐत्रेय नहीं होगा, मंडूक उपनिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे हम लोग। भारत के प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडेक जो नाम है, शॉर्टकट नाम है, जैसे चितरंजन का चिट्टू चिट्टू कह सकते हो ना, वैसे ही मुंडको उपनिषद का जो है वो मुंडक है, इससे लिया गया। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया। पूछा जाएगा कि किस लिपि में लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी, महानदी, कृष्णा, चंबल, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 16 और 16 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, महानदी पर आपको मिल जाता है कौन सा? हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना बाढ़ नियंत्रण के लिए, सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय योजना है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि जब हम कई सारे उद्देश्य के लिए, मतलब बहुत सारे उद्देश्य, मतलब उद्देश्य, जब हम कोई भी कार्य बहुत सारे उद्देश्य के लिए करते हैं तब हम कहते हैं बहुउद्देशीय योजना। यह ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पूछा जाएगा तो यही आता है विश्व किसका? भारत का। 1902 में सीता बदियारा, जो कि बिहार में, किसका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है, यहां पर पूछा जा रहा है 1902 में सीता बदियारा जो कि बिहार में है, यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? सीता बदियारा में किसका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण का, कर्पूरी ठाकुर का, रामधारी सिंह दिनकर का, राजेंद्र प्रसाद का, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का? नेक्स्ट का सही जवाब बताना है। तो जयप्रकाश नारायण का यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हम देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि लोकनायक, ये कौन है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सीता बदियारा में हुआ था। बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वो हिंदी से कंटेंट पूछेगा तो ऐसे कोई कंटेंट पूछेगा, या फिर आपकी रिवर्स यानी ज्योग्राफी से पूछेगा तो कौन सी नदी पूछेगा। इस टाइप से मल्टीपल डायमेंशंस के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले। तो इनका जन्म बिहार के सीता बदियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, जेपी या लोकनायक, इनको जेपी भी बोला जाता है, ठीक है, लोकनायक के नाम से ये लोकप्रिय है। वह एक भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता, सिद्धांतकार, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। जेपी नारायण को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है बहुत सारा, तो इसमें याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर है आपका 18, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है? यानी ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है? आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सिगरेट आप लोग पीते हो ना, मतलब लड़कियां तो नहीं, लड़कियां भी पीने लगी हैं आजकल तो जो लोग पीते हैं, अब लड़का लड़की कोई भी नहीं, सब कोई पी रहा है आजकल, तो जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसके धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। जो गाड़ियां चलती हैं, जब आप ब्रेक लगाते हो, रोकते हो और फिर से स्टार्ट करते हो, जो धुआं निकलता है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड डस्ट पार्टिकल से मिलता है, धूल के कण से मिलता है, तो उसी पे पारा जो होता है ना कैंसर के लिए, वैसे रोग को क्रिएट करने में भी सक्सीड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट की बात करेंगे, वह अनुच्छेद जो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है, वह कौन सा अनुच्छेद कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए शिक्षा से जरूरी है। अनुच्छेद, आर्टिकल्स, टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, 12 अनुसूचियां दी गई हैं, अनुसूचियां जिसको शेड्यूल कहा जाता है, और 395 अनुच्छेद थे। अब ज्यादा हो गया, अब 450 प्लस हो गया, क्योंकि मेन अनुच्छेद पूछेगा तो यही थे। अब इनमें चेंजेस होते हैं, तो क्लॉज 1 2 3 ए बी सी बनते रहता है, तो वो चीज अलग है। ठीक है, फिलहाल के लिए 45, और 45 आर्टिकल किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। भारतीय संविधान के टोटल कितने भाग पूछे जाएंगे आपसे, कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? शुरुआती दौर पे 22 थे, अब ज्यादा हो गए, लेकिन आपको 22 याद रखना है। 22 भाग में आप पढ़ते हो डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है आर्टिकल 45, जो कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, और ये कब तक प्रोवाइड करे? तो 14 वर्ष तक इनको प्रोवाइड करने का अधिकार दिया गया है, भारतीय संविधान ने दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह अनुच्छेद, ये तो हो गया, लास्ट आज का आखिरी क्वेश्चन है, कर्दम महेश्वरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, भारोत्तोलन मतलब भार को उठाने वाले, कुश्ती, खो खो, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इनके बारे में कई बार आपको सीटेट में भी पूछ लिया जाता है। तो भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि भार उठाने में, भार से संबंधित है, भार उठाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्दम महेश्वरी का। जरेमी लाल, रिंगुना, प्रदीप सिंह, मीराबाई चानू, कुंजा रानी देवी कर्दम महेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये लोग किससे संबंधित है? ये लोग भार उठाने से संबंधित है। तो बच्चे आज के क्वेश्चन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम फिर से 50 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन आपका जीएस का स्टार्ट करेंगे। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। दोपहर के 1 बजे 50 अदर सेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या हो सकता है ज्यादा भी सॉल्व करें। तो कल मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।